तो जरा एक पल के लिए ना इस दृश्य की कल्पना करते हैं। बताइए। सुबह का वक्त है और रसोई में बढ़िया सी चाय बन रही है। चाय की पत्ती को पानी में अच्छे से उबाला गया और उसका जो पूरा रंग है, सारा कड़कपन, वो पानी में उतर आया। फिर उस चाय को छान लिया जाता है, जो कि हर घर में होता है। बिल्कुल। लेकिन अब जो उबली हुई पत्ती छलनी में बची है ना, उसे कचरे में फेंकने के बजाय उसे बहुत सावधानी से एक डिब्बे में बंद करके तिजोरी में रख दिया जाता है, ताकि अगले दिन, अगले महीने या शायद सालों बाद उसे फिर से उबाला जा सके। अरे बाप रे, ये तो मतलब ये सुनने में ही किसी पागलपन से कम नहीं लगता है ना? कोई भी सामान्य दिमाग वाला इंसान ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मनोविज्ञान और हमारी अपनी सोच के स्तर पर अगर हम देखें, तो हम और आप हर रोज ठीक यही काम करते हैं। हम अपनी इस्तेमाल की हुई पुरानी बेजान चाय की पत्तियों को बार बार उबालते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय इसी अजीबोगरीब मानवीय आदत को समझने पर केंद्रित है। हमारा जो स्रोत है वो एक बेहद ही दिलचस्प प्रवचन का वीडियो है। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा दिया गया है और इसका शीर्षक है कर्म सिद्धांत का सबसे सरल उदाहरण। और मैं यहाँ साफ कर दूं कि हमारा मकसद किसी धार्मिक पाठ को दोहराना नहीं है, बल्कि उस दार्शनिक फ्रेमवर्क का गहन विश्लेषण करना है जो ये बताता है कि कैसे हम अपने ही अतीत के जाल में उलझकर आज का मानसिक तनाव पैदा करते हैं। बिल्कुल। और इस स्रोत की जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी ना, वो इसका नजरिया है। मतलब आमतौर पे जब कर्म सिद्धांत जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो दिमाग में कुछ रहस्यमयी, जादुई या फिर बहुत ही किताबी किस्म की छवियां बनने लगती हैं। हाँ, जैसे कोई ऊपर बैठकर हमारा बही खाता लिख रहा हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन यहाँ इस पूरे सिद्धांत को इंसान की मनोवैज्ञानिक उलझनों, उसकी चिंताओं और उसके रोजमर्रा के तनाव के चश्मे से देखा गया है। ये स्रोत सिर्फ तथ्यों की बात नहीं करता कि क्या होता है, बल्कि ये सीधा उस क्यों पर वार करता है कि आखिर हम अपने दुखों को या अपनी पुरानी सफलताओं को छोड़ क्यों नहीं पाते। मैं कहूंगी कि एक तरह से मानवीय व्यवहार का बहुत ही कड़वा लेकिन बिल्कुल सच्चा एक्सरे है। एक एक्सरे, बिल्कुल सही शब्द है। और इस एक्सरे की शुरुआत में ही ना स्रोत एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है जो हम सबको होती है, पढ़ने और अध्ययन करने के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब हम सोचते हैं कि हमने बहुत सी किताबें पढ़ ली, ढेरों लेखों से गुजर गए, इंटरनेट पर जानकारी इकट्ठा कर ली तो हम बहुत ज्ञानी हो गए। लेकिन वीडियो में एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची गई है। हाँ, सिर्फ पढ़ लेना, सुन लेना या जो रटा है उसे किसी और के सामने उगल देना, ये तो महज एक सतही लेन देन है। असली चीज जिसे स्रोत अध्ययन कहता है, उसके लिए एक बहुत भारी शब्द का प्रयोग किया गया है, तलस्पर्शी ज्ञान। तलस्पर्शी ज्ञान। हाँ, अब ये तलस्पर्शी ज्ञान असल में काम कैसे करता है? क्योंकि सिर्फ शब्दों के स्तर पर तो ये बस गहराई को छूने जैसा लगता है। देखिए, तलस्पर्शी ज्ञान का अगर हम एक व्यवहारिक अनुवाद करें ना, तो इसका मतलब है किसी जानकारी का आपके तंत्र का तंत्र, यानी आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाना। ओहो, नर्वस सिस्टम का हिस्सा। हाँ, जब तक कोई बात सिर्फ दिमाग के ऊपरी हिस्से में है, वो महज एक डेटा है, आपने उसे बस याद कर लिया है। लेकिन जब वो जानकारी आपके अनुभव की गहराइयों में, आपके तल में उतर जाती है, तब वो असल में ज्ञान बनती है। मतलब सिर्फ मेमोरी में नहीं, बल्कि आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत ये तर्क देता है कि आज के दौर की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जानकारी बहुत है, लेकिन तलस्पर्शी अध्ययन बिल्कुल गायब है। लोग कर्मों की थ्योरी रट लेते हैं, जीवन कैसे जीना है इस पर बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। हाँ, पॉडकास्ट सुन लेते हैं। एकदम। लेकिन जब असल जिंदगी में कोई संकट आता है तो वो बुरी तरह टूट जाते हैं। ये इसी बात का सबूत है कि उन्होंने सिर्फ पढ़ा था, उसका अध्ययन नहीं किया था। इसे समझने के लिए हम तैराकी यानी स्विमिंग का एक उदाहरण ले सकते हैं। हाँ। मान लीजिए किसी ने स्विमिंग की एक बहुत ही मोटी पूरी वैज्ञानिक किताब पढ़ ली। अच्छा। उसे पता है कि पानी का घनत्व क्या होता है, शरीर को कैसे अलाइन करना है, सांस कब लेनी है, कब छोड़नी है। उसने लिखित परीक्षा दी और 100 में से 100 अंक भी ले आया। वो स्विमिंग का थ्योरेटिकल मास्टर बन गया। हाँ, थ्योरेटिकल मास्टर। लेकिन जिस दिन उसे अचानक एक गहरी नदी में धकेल दिया जाता है तो वो हाथ पैर मारते हुए डूबने लगता है, क्योंकि पानी के दबाव का जो वो तलस्पर्शी ज्ञान है ना, वो उसे पन्नों से तो मिल ही नहीं सकता था। सही बात है। जब तक पानी त्वचा को नहीं छूता,
तब तक सारा पढ़ा हुआ ज्ञान बेकार है। ये तुलना उस अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। पानी के उस असली दबाव को महसूस करना और उसमें शांत रहना, यही तो अध्ययन है। और स्रोत भी यही कहता है कि जब इंसान के जीवन में असल परेशानियां आती हैं, या अगर हम उसी दर्शन की शब्दावली का इस्तेमाल करें, तो जब कर्मों का उदय होता है तब इंसान घबरा जाता है। एक सेकंड में यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये जो शब्द है ना, कर्मों का उदय, इसे थोड़ा और खोलना होगा, क्योंकि एक आम श्रोता के लिए जो शायद इस दर्शन से उतना परिचित ना हो, ये थोड़ा रहस्यमयी लग सकता है। व्यावहारिक तौर पर उदय का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। उदय को आप ना एक बीज के फूटने की तरह देख सकते हैं। बीज का फूटना? हाँ, अतीत में आपने कोई काम किया, कोई विचार रखा या कोई भावना महसूस की, वो एक बीज बोने जैसा था। अब जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो वो बीज फूटता है और अपना फल देता है। चाहे वो फल अचानक मिली कोई बहुत बड़ी सफलता हो या फिर कोई अचानक आई बीमारी या दुख। जिस पल वो घटना घटित होकर आपके सामने खड़ी हो जाती है और आप उसका अनुभव करने लगते हैं, वही उदय है। मतलब अतीत का वर्तमान में प्रकट होना। एकदम सटीक। और जब किसी व्यक्ति के पास तलस्पर्शी अध्ययन नहीं होता तो इस उदय के समय वो बौखला जाता है। वो शिकायत करने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतने अच्छे काम किए हैं। वो उस घटना से लड़ने लगता है, क्योंकि उसने सिर्फ दर्शन को रटा था, उसे जिया नहीं था। बिल्कुल। और यहीं से हमारी ये चर्चा उस सुबह की चाय की तरफ मुड़ती है जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। चाय की पत्ती का जो रूपक इस प्रवचन में दिया गया है ना, वो कर्म के उदय और हमारे उसे स्वीकार न कर पाने की आदत को बहुत ही बेबाकी से समझाता है। हाँ, वो चाय वाला उदाहरण बहुत गहरा है। जब पत्ती को उबाला गया तो उसने अपना रंग और स्वाद पानी में छोड़ दिया। दर्शन की भाषा में इसे अनुभाग या रस देना कहा गया है। अब वो पत्ती अपना पूरा रस दे चुकी है, वो छलनी में पड़ी है, अब उसका कोई मोल नहीं है। और इसी स्थिति को दार्शनिक रूप से निर्झरित होना कहते हैं। ये एक और थोड़ा भारी शब्द है जिसे बहुत सरलता से समझा जा सकता है। हाँ, प्लीज समझाइए। निर्झरित का मतलब है झड़ जाना या अपना काम पूरा करके खत्म हो जाना। जैसे पेड़ से कोई सूखा पत्ता टूट के गिर जाता है ना। हाँ। बस वैसा ही जो कर्म उदित हुआ, यानी जो घटना घटी, उसने आपको सुख या दुख का अपना रस चखाया और उसी पल वो निर्झरित हो गया, वो अतीत बन गया। वाह। अब उस कर्म का आपके ऊपर कोई बकाया नहीं है। वो उस उबली हुई चाय की पत्ती की तरह है जिससे आप दोबारा 1 किलो चाय नहीं बना सकते। यार, ये तर्क सुनने में एकदम सीधा और स्पष्ट लगता है। मतलब अगर एक बार कप में चाय छन गई तो पत्ती बेकार है। लेकिन अगर ये इतना ही तार्किक है तो फिर इंसान असल जीवन में इतना बेवकूफ क्यों बन जाता है? दिलचस्प सवाल है। मतलब हम अपनी पुरानी बातों को बार बार क्यों उबालते हैं? अगर किसी ने 10 साल पहले हमारा अपमान किया था तो हम आज भी रात को बिस्तर पर लेटकर उस घटना को याद करते हैं और हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। या फिर अगर हम कॉलेज में बहुत बड़े स्टार थे तो हम 30 साल बाद भी उसी सफलता का अहंकार उड़े रहते हैं। हम जानते हैं कि वो समय अपना रस दे चुका है, फिर भी हम उस पुरानी पत्ती को क्यों कुरेद रहे हैं? स्रोत तो यहां तक कहता है कि कुछ लोग पुरानी पत्ती में रंग मिलाकर उसे दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मनोविज्ञान और दर्शन दोनों ना इसका एक ही कारण बताते हैं, लोभ और गहराई की कमी। और लोभ सिर्फ पैसों का नहीं होता। अच्छा। भावनाओं का लोभ बहुत गहरा होता है। जब हम किसी पुरानी घटना को बार बार याद करते हैं तो हमारा दिमाग असल में उस भावना का और रस निचोड़ना चाहता है। यानी हम उस भावना के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल। क्रोध में एक अजीब सी ऊर्जा होती है, पीड़ा में भी एक तरह की आत्म सहानुभूति या कह लें सेल्फ पिटी का रस होता है। जब कोई इंसान पुरानी पत्ती में रंग मिलाता है तो इसका मतलब है कि वो उस पुरानी घटना में अपने दिमाग से नए नए अर्थ जोड़ रहा है। ओहो, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसका तो मतलब ही यही था कि मुझे नीचा दिखाए। एकदम सही, ये रंग मिलाना है। और ऐसा इंसान उस कर्म को झड़ने ही नहीं देता, वो उसे कसकर पकड़कर खड़ा रहता है, जिससे वो लगातार नए मानसिक तनाव के लूप में फंसता चला जाता है। इसका मतलब है कि हम जानबूझकर अपने लिए एक ऐसा नर्क बना रहे हैं जो असल में मौजूद ही नहीं है। हाँ, वो सिर्फ हमारे दिमाग में है। लेकिन ये आदत सिर्फ हमारे अकेले के विचारों तक सीमित नहीं है। ये हमारे सामाजिक जीवन और रिश्तों पर भी बहुत गहरा और कभी-कभी बहुत क्रूर असर डालती है। स्रोत में रिश्तों को लेकर, खासतौर पर मृत्यु और शोक को लेकर एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है। वो हिस्सा सच में सोचने पर मजबूर करता है। जब किसी परिवार में किसी युवा पुत्र का निधन होता है तो पूरा परिवार सालों तक उस शोक में डूबा रहता है। अब अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत स्वाभाविक है।
लेकिन स्रोत जो दार्शनिक नजरिया पेश करता है वो बहुत ही कड़वा है। वो नजरिया भावनाओं की परत हटाकर सत्य को सामने रखता है। मैं समझाती हूँ। जब किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है तो स्रोत के अनुसार उस आत्मा का जो उस शरीर के साथ संबंध था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसने एक नई पर्याय धारण कर ली है। पर्याय का मतलब है अवस्था या नया रूप। वो आत्मा अब एक नए शरीर, नए परिवेश और नए कर्मों के साथ जुड़ चुकी है। मतलब उसका पिछला चैप्टर क्लोज हो गया है। बिल्कुल। उसके लिए पुराना अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है। वो अतीत को भूल चुकी है। लेकिन जो लोग जीवित हैं वे अपने मोह या अत्यधिक लगाव के कारण उसी अचेतन, समाप्त हो चुके अतीत को अपना वर्तमान मानकर चिपके रहते हैं। लेकिन यहां मैं थोड़ा विरोध करना चाहूंगा। क्या ये बहुत ज्यादा संवेदनहीन नहीं लगता? मतलब अगर किसी माँ ने अपना बच्चा खोया है तो हम उसे दार्शनिक रूप से ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारी चाय की पत्ती उबल चुकी है, अब मोह छोड़ दो। हाँ, ये बात उठना लाजमी है। ये मानवीय स्वभाव के खिलाफ लगता है। क्या ये दर्शन असल जिंदगी की भावनाओं को नकार नहीं रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ये संवेदनहीन लग सकता है अगर हम इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें। लेकिन इस दर्शन का मकसद किसी के दुख का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि उसे उस अंतहीन पीड़ा से बाहर निकालना है जो वो खुद को दे रहा है। पीड़ा से बाहर निकालना। देखिए, संवेदना और मोह में बहुत बड़ा फर्क होता है। संवेदना आपको उस दुख को महसूस करने और फिर उससे उभरने की आज़ादी देती है, लेकिन मोह आपको उसी दुख में कैद कर देता है। अच्छा, तो ये कैद करने वाली बात है। हाँ, जब स्रोत ये कहता है कि संबंध खत्म हो चुका है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप रोएं मत। वो ये कह रहा है कि उस दुख को अपना स्थायी पता मत बनाइए, क्योंकि जो जा चुका है उस पर आपका शोक कोई असर नहीं डाल रहा, लेकिन वो आपका अपना जो वर्तमान है उसे नष्ट कर रहा है। वाओ! ये क्रूर नहीं है, बल्कि पीड़ा से मुक्ति का सबसे यथार्थवादी रास्ता है। ये बहुत स्पष्टीकरण देने वाला जवाब है। मतलब दर्द स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द को सालों तक अपना अस्तित्व बना लेना ये एक चुनाव है जो हम मोह के कारण करते हैं। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ मृत्यु या शोक पर ही लागू नहीं होता। इसी मोह और गहराई की कमी का एक और बड़ा मजेदार और सटीक उदाहरण स्रोत में करियर को लेकर दिया गया है। हाँ, कॉर्पोरेट दुनिया का वो उदाहरण बहुत प्रासंगिक है आज के समय में। हाँ, मान लीजिए एक व्यक्ति ने सिर्फ किताबें रटी, किसी तरह बहुत अच्छे अंक हासिल कर लिए और एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पा ली। अब उसे लगने लगता है कि उसके पास ज्ञान का भंडार है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन 2 या 3 महीने के भीतर ही वो कंपनी उसे नौकरी से निकाल देती है। स्रोत इसे बहुत ही रोचक तरीके से तलाक लेना कहता है। कंपनी उससे तलाक ले लेती है। कॉर्पोरेट तलाक। हाँ, कॉर्पोरेट तलाक। ये शब्द अपने आप में ही पूरा परिदृश्य साफ कर देता है। लेकिन कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी अगर उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और इतने अच्छे अंक हैं? क्योंकि डिग्रियां और किताबी अंक सिर्फ पढ़ने का प्रमाण है, अध्ययन का नहीं। वही तलस्पर्शी ज्ञान वाली बात। बिल्कुल। जब असल काम की बारी आई, समस्याओं को सुलझाने की बारी आई, तो उस व्यक्ति के भीतर वो गहराई नहीं थी। कंपनी को उस व्यक्ति में कोई रस या अनुभाग नहीं मिला जो उसके काम आ सके। उस व्यक्ति ने अपनी बीती हुई किताबी सफलता को ही अपना वर्तमान मान लिया था। मतलब वो उस उबली हुई पत्ती के समान साबित हुआ जिसमें कोई रंग नहीं बचा था। एकदम सही। अगर उसने अपनी उस बीती हुई सफलता का मोह छोड़कर वर्तमान में नए सिरे से चीजों का अध्ययन किया होता, जमीनी हकीकत को समझा होता, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। यानी जब हम अपने अतीत की किसी भी चीज को, चाहे वो कोई दुखद घटना हो, कोई छूटा हुआ रिश्ता हो या फिर कॉलेज में मिला कोई गोल्ड मेडल ही क्यों ना हो, अगर हम उसे अपना आज मानकर बैठ जाएंगे तो दुनिया हमें बिना रस की पत्ती मानकर बाहर कर देगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और जब किसी व्यक्ति को ये तलस्पर्शी ज्ञान हो जाता है कि बीता हुआ कर्म दोबारा फल नहीं दे सकता, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन? वो व्यर्थ के भय, अकारण क्रोध, झूठे मान या अहंकार और लोभ से आजाद होने लगता है। उसमें धैर्य का संचार होता है। वो समझ जाता है कि एक बार पेड़ से फल टूटकर गिर गया तो दुनिया का कोई भी रसायन, कोई भी केमिकल उसे वापस उस टहनी पर नहीं जोड़ सकता। पेड़ से टूटे हुए फल का ये रूपक बहुत ही सटीक है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उस टूटे हुए फल में दोबारा वो प्राकृतिक जीवन नहीं फूंक सकते जो उस पेड़ की टहनी पर था। सही बात है।
और ये मुझे उस बिंदु की तरफ ले जाता है जो मुझे इस पूरे विश्लेषण में सबसे ज्यादा झकझोरने वाला लगा। स्रोत सीधे तौर पर आधुनिक विज्ञान और हमारी आधुनिक जीवन शैली पर सवाल उठाता है। ऐसा लगता है जैसे विज्ञान ने अनजाने में हमारी इस अतीत से चिपके रहने की आदत को तकनीकी रूप से बढ़ावा दे दिया है। ये हिस्सा सचमुच दर्शन शास्त्र का एक बहुत गहरा अवलोकन है। देखिए, प्रकृति का एक अटल नियम है, जब कोई सेब या आम पेड़ से टूटता है तो उसका संबंध जीवन के स्रोत से कट जाता है। उसी क्षण से उसकी प्राकृतिक उम्र, उसका वो नैसर्गिक स्वाद खत्म होना शुरू हो जाता है। प्रकृति उसे निर्जरित कर रही है। लेकिन आधुनिक विज्ञान यहाँ हस्तक्षेप करता है। विज्ञान उसे कोल्ड स्टोरेज में डाल देता है। हाँ, बिल्कुल। विज्ञान उस फल को कोल्ड स्टोरेज में रखकर महीनों तक उसका बाहरी रंग रूप सुरक्षित कर देता है। बाहर से देखने पर वो सेब एकदम लाल, ताजा और चमकदार दिखता है। और इंसान बेमौसम उस सेब को बाजार से खरीदकर बड़े चाव से खाता है और सोचता है कि वो ताजा फल खा रहा है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और तीखा सवाल करता है, क्या वो सच में ताजा है? नहीं है। वो अंदर से बासी हो चुका है। उसमें वो रस, वो ऊर्जा, वो जीवन शक्ति बिल्कुल नहीं है जो उसी दिन पेड़ से टूटे फल में होती है। विज्ञान ने हमें बासी चीजों को ताजा मानकर जीने का भ्रम दे दिया है। ये सोचकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम हर रोज अपनी जिंदगी में यही कोल्ड स्टोरेज वाला काम कर रहे हैं। हर दिन। और सिर्फ खाने पीने में नहीं, अपनी मानसिक दुनिया में भी। मतलब अगर हम आज की इस सोशल मीडिया वाली दुनिया को देखें तो हम लगातार बासी पलों को जी रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम 10 साल पुरानी तस्वीरों पर तरह तरह के फिल्टर लगाते हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से चमकदार बनाते हैं और फिर घंटों स्क्रीन को घूरते हुए सोचते हैं कि हम कितना जीवंत जीवन जी रहे हैं, जबकि वो पल तो पेड़ से टूटे हुए सेब की तरह कब का खत्म हो चुका है। हम बाहर से रंग रोगन करके उस पल की असल मौत को स्वीकार करने से ही इनकार कर रहे हैं। हम सचमुच एक बासी जीवन जी रहे हैं। बहुत सही कहा। और यही वो मोड़ है जहां ये दार्शनिक चर्चा एक सीधे जैविक और वैज्ञानिक तंत्र से जुड़ जाती है। यहाँ आयु कर्म का सिद्धांत सामने आता है। आयु कर्म, ये क्या है? दर्शन में आयु कर्म को जीवन की तय अवधि या ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। जब इंसान इस तरह के बासी जीवन में उलझता है, अतीत को बार बार याद करके दुखी या क्रोधित होता है, तो क्या होता है? उसका शरीर उस तनाव को असली मान लेता है। अच्छा, मतलब शरीर को ये नहीं पता कि ये सिर्फ एक याद है। को दिमाग में उबालते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन पैदा होने लगते हैं। आपकी सांसें उथली और तेज हो जाती है, आपकी हृदय गति बढ़ जाती है। आप बिना किसी बाहरी खतरे के अपने ही शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। दर्शन कहता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आयु कर्म को, अपनी उस बहुमूल्य जीवन शक्ति को जो आपको वर्तमान जीने के लिए मिली थी, बेवजह खर्च कर रहे हैं। मतलब आप अपनी उम्र को छोटी कर रहे हैं। बिल्कुल। यानी वो पुरानी बात जो पहले ही हमें एक बार चोट पहुंचा चुकी थी, हम उसे बार बार याद करके खुद को एक नया घाव दे रहे हैं, और वो भी अपनी जिंदगी की असली पूंजी, अपनी सांसों की कीमत पर। यही इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष है। जिस व्यक्ति को इस विज्ञान का, इस तलस्पर्शी ज्ञान का बोध हो जाता है कि जो कर्म झड़ गया वो दोबारा फल नहीं दे सकता, उसकी सांसें बिल्कुल सहज हो जाती हैं। वो गहरी और शांत सांसें लेता है, क्योंकि उसे पता है कि बासी चीजों को सुरक्षित रखने से जीवन नहीं मिलता, बल्कि जो इस पल में ताज़ा है उसे स्वीकार करने से जीवन चलता है। वो व्यक्ति कोल्ड स्टोरेज के भ्रम से बाहर आ जाता है। क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को जोड़ें और इसका निचोड़ निकालें तो दो बातें बिल्कुल पानी की तरह साफ हैं। पहली बात यह कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रिश्ते हों, पढ़ाई हो या करियर हो, सिर्फ ऊपरी तौर पर पन्ने पलटने या जानकारियां रटने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अध्ययन करना होगा, पानी की गहराई में उतरकर उस तलस्पर्शी ज्ञान को महसूस करना होगा, ताकि जब संकट की नदी सामने आए तो आप घबराएं नहीं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि जो चाय की पत्ती अपना रस दे चुकी है वो खत्म हो चुकी है। जो अतीत अपना सुख या दुख आपको दे चुका है, उसे वापस अपनी भावनाओं के चूल्हे पर चढ़ाकर उबालने की कोशिश मत कीजिए। पेड़ से टूटे हुए बासी फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखकर ये भ्रम मत पालिए कि वे ताज़ा हैं। अपनी ऊर्जा, अपना जो आयु कर्म है, उसे वर्तमान के उन पलों में लगाइए जिनमें सचमुच रस बाकी है।
ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी भी इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा विचार दिमाग में आ रहा है, जिसे हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। वो क्या है? आज हमने इस पूरी चर्चा में ये समझा कि अपने बीते हुए कल यानी अतीत को पकड़ कर रखना उस इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को उबालने जैसा है जिसका रस खत्म हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन जरा एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, जब हम भविष्य की उन तमाम चिंताओं में डूब जाते हैं, उन बुरी घटनाओं से डरते हैं जो अभी तक घटित ही नहीं हुई हैं, तो क्या हम असल में उस चाय की पत्ती को उबालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो अभी तक चाय के बागान में उगी ही नहीं है? ये तो डर पाल कर बैठे हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी यह गहरी चर्चा आज यहीं समाप्त होती है।